बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBL स्कूल ऑफ बिज़नेस लीडर में मैं आपको शामदीद कहता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर ये FAB अकाउंटेंट इन बिज़नेस का फर्स्ट लेक्चर है। ये उस रिलेशन में है कि स्कूल ऑफ बिज़नेस लीडर ने जो इनिशिएटिव लिया कि हम कोविड के इशू की वजह से जो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ इतना, उसके हवाले से चूँकि वो फिज़िकली क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, हम लोग जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तमाम जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ACCA के, सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस का इनिशिएटिव लिया गया है स्कूल ऑफ बिज़नेस लीडर की जानिब से। लिहाजा हमारा आज का ये लेक्चर FAB अकाउंटेंट इन बिज़नेस का फर्स्ट लेक्चर है। हम थ्रू आउट जितनी भी बुक है चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उतने डिटेल में हम रिवाइज नहीं करेंगे चूंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं, लेकिन फिर भी हम होपफुली इतना ज़रूर करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके जो इश्यूज़ हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। अगर इन केस आपका कोई इशू रह गया तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल के थ्रू, या हमारे जो कांटेक्ट नंबर ऑफिशियली अवेलेबल हैं उनके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अच्छा जी, ये मैंने एक बड़ी सिंपलेस्ट और बड़ी इजी डेफिनेशन लिखी है आपके सामने बोर्ड पर। ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। अब ये डेफिनेशन में राइटर जो B and C जिन्होंने ये डेफिनेशन लिखी, सॉरी B and H इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी, तो अब इसमें हमें क्या पता चलता है ये हम देखते हैं। तो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन लोगों का इकट्ठा होकर अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, जो उनके ज़िम्मे काम लगाए जाएं उनको पूरा करना, और वो काम किसी मकसद के लिए हो, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैं डेफिनेशन पर आता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। अब इसमें 3 एलिमेंट आपने लाजमी समझने हैं। उन 3 एलिमेंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नंबर 1 सोशल अरेंजमेंट, नंबर 2 कंट्रोल परफॉर्मेंस, एंड नंबर 3 कलेक्टिव गोल्स। जी, नंबर 1 की बात हम करते हैं, सोशल अरेंजमेंट्स। तो बेटा, सोशल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, सोसाइटी में आपस में इकट्ठे होते हैं, सोशली मिलते हैं, मेल जोल जो आपस में, दैट इज़ नोन एज सोशल अरेंजमेंट। तो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब भी इकट्ठे होंगे, दैट इज़ नोन एज सोशल अरेंजमेंट का एलिमेंट। नंबर 2 कंट्रोल परफॉर्मेंस। अब उनके ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगाया जाएगा, कोई ना कोई काम होगा। जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो वो किसी मकसद के लिए इकट्ठे होंगे, तो वो काम, वो मकसद हासिल करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी एलोकेट की जाएगी, कुछ परफॉर्मेंस उनको करना होगी, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। उस काम को कंट्रोल करना, उस काम को मेजर करना, ये इवैल्यूएट करना कि वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको चेक करना, दैट इज़ नोन एज कंट्रोल परफॉर्मेंस। एंड थर्ड एलिमेंट इज कलेक्टिव गोल्स। कलेक्टिव गोल्स का ये मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस दें, लेकिन वो किसके लिए होगा, किसी मकसद के लिए होगा, कोई उनका ऑब्जेक्टिव होगा, कोई उनका गोल होगा जो कि कलेक्टिव गोल होगा। कलेक्टिव गोल्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक,
एक स्पेसिफिक गोल होगा जिसके लिए वो तमाम लोग काम कर रहे होंगे। हाँ, इधर ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो क्या वो एक ही मकसद के लिए लगे हैं या उनके कुछ इंडिविजुअल गोल्स भी हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि उनके इंडिविजुअल गोल्स भी लाजमी होंगे। इसमें हम क्रिकेट टीम की एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक बैट्समैन सेंचुरी करता है, बैट्समैन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टीम की जीत के लिए काम करना, लेकिन उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उसमें ज़रूर है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है? वो ये है कि उसने सेंचुरी करनी है ताकि उसकी टीम में जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी सेंचुरी का मकसद कलेक्टिव गोल्स फॉर द विन ऑफ हिज टीम है। तो बच्चे ये तीन जो एलिमेंट हैं अब अगर आपको नज़र आ रहे हैं और आपको समझ आनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों का मजमुआ है, इकट्ठे होते हैं, काम करते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक मकसद होता है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी बातें। अब इसके बाद याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा बाउंड्री होती है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक बाउंड्री में काम करेगी। अब बाउंड्री मींस लिमिट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका तीन मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री होगी। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाउंड्री लेस हैं, हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हॉलो ऑर्गेनाइजेशन या वो जोन सी भी हैं वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा बाउंड्री होगी। अब ये बाउंड्री का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल बाउंड्री, कोई दीवार है या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ऑर्गेनाइजेशन पर। इसका मतलब है लिमिट। ऑर्गेनाइजेशन अपनी लिमिट में रहकर काम करेगी। ये जो सोशल अरेंजमेंट होगी, ये जो कंट्रोल परफॉर्मेंसेस या उनको वर्क्स एलोकेट किए जाएंगे, ये जो कलेक्टिव गोल्स होंगे, ये किसी बाउंड्री में रहकर, किसी लिमिट में रहकर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस मैनेजर है, उसका काम है फाइनेंस को मैनेज करना। प्रोडक्शन मैनेजर का काम प्रोडक्शन को मैनेज करना। वो ये तमाम काम किस लिए करेंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए। ABC कंपनी है तो फाइनेंस मैनेजर की अथॉरिटी उसकी कंपनी के लिए होगी, वो किसी दूसरी कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर हम सियालकोट की इंडस्ट्री की बात करें तो एक एक्सपोर्टर अगर उसने एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं लिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी बाउंड्री है, वो लोकल सेल तो कर सकता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकता है विद इन पाकिस्तान, विद इन सियालकोट, ये उसकी लिमिट है, इधर तो उसको अलाउड है। लेकिन चूंकि उसने एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं लिया हुआ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं किए हुए, तो इसलिए उसकी बाउंड्री है, लिमिट है। सो ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा लिमिट होगी। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को, दो या दो से ज़्यादा लोगों का मिलाप, कोई काम करते हैं वो और उनका कोई स्पेसिफिक मकसद होता है। नंबर 1 एलिमेंट इज सोशल अरेंजमेंट, नंबर 2 एलिमेंट इज कंट्रोल परफॉर्मेंस, एंड नंबर 3 एलिमेंट इज कलेक्टिव गोल्स, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मसला ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पेश आई, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों आई। नीड, अच्छा, मैं एक काम खुद जो कर सकता हूँ, एक इंडिविजुअल अगर एक काम है, लेट्स सपोज मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक हूँ, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप खुद ओपन कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं क्यों दो या दो से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करूँ, उनको पार्टनरशिप में लेकर आऊँ, उनको अपना शेयर दूँ, उनको अपने रेवेन्यू में पार्टनर बनाऊँ, उनकी सरदर्द लूँ, ये मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई। सो नाउ वील चेक व्हाई वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, शेयर स्किल एंड नॉलेज। बच्चे, आप अपनी स्किल्स, आप अपना नॉलेज, जो आपके पास इल्म है उसको शेयर करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो आप अपना नॉलेज दूसरे अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो सकेगा। नंबर 2, स्पेशलाइजेशन।
और एक्सपर्ट। अच्छा, अब बच्चे ये याद रखिएगा कि अगर मैं वही एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ मोटर मैकेनिक वाली, कि अगर मैं मोटर मैकेनिक हूँ तो हो सकता है मैं कोई मोटरसाइकिल ऐसी है जिसको तो मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ठीक करता हूँ, मैं उसमें स्पेशलिस्ट हूँ। लेट्स सपोज होंडा 125 इन पाकिस्तान, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन यामाहा को मैं अच्छा तरीके से, उतना अच्छे तरीके से उसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा बंदा है जो यामाहा की बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर सकता है। सो ये जो स्पेशलाइजेशन है ये एक एलिमेंट है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। हर बंदा हर काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। अगर हम सुजुकी की किसी ऐसी 5S या 3S डीलरशिप पर जाएं जहां पर हमें सर्विसेज अवेलेबल हों, तो याद रखिएगा उधर हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं। उधर हमें आपको गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग, आपका गाड़ी को सर्विस करवाना और इंजन के मामले सारी चीज़ें, सारे स्पेशलिस्ट, सारे एक्सपर्ट एक ही जगह पर मिल जाते हैं। दैट्स वाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज पूल रिसोर्सेज। अब पूल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके पास, एक इंडिविजुअल के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, उतना फाइनेंस नहीं हो सकता, उतने बंदे नहीं हो सकते। अगर वर्कलोड मेरे ऊपर ज़्यादा है, अगर गाड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा आती हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी हूँ, मैं बड़ा स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं बड़ा एक्सपर्ट भी हूँ, लेकिन मेरी एक लिमिट है, मैं एक दिन में मैक्सिमम कितनी गाड़ियाँ ठीक कर सकता हूँ। दैट्स वाई वी पूल रिसोर्सेज मीन्स हम फाइनेंस को, मेरे पास फाइनेंस का इशू हो सकता है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स का इशू हो सकता है, हम उन सब को इकट्ठे करते हैं और वो जो शॉर्टेज है, वो जो लैकफॉल है जो एक इंडिविजुअल को फेस करना पड़ सकता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमाइज करते हैं पूल रिसोर्स करके। एंड फाइनली साइनर्जी। अच्छा बच्चे, साइनर्जी का मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा एक काम को स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बंदे उसको काम को स्टार्ट करेंगे तो वो काम बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा टाइमली, बड़ा जल्दी फुलफिल होगा। इसका बेहतरीन मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं 1 और 1 11, 1 और 1 कितने होते हैं, एक कोटेशन यूज होती है, एक टर्म यूज होती है 1 + 1 = 11, यानी कि आप जो है अगर इकट्ठे होकर काम करें, अगर मैं इधर एक अकेला खड़ा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं, मैंने किसी को आवाज़ लगानी है, मैं अकेला फुल ज़ोर से बोलूँगा तो मेरी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा दूर मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन अगर मेरे साथ इधर 4 से 5, 8, 10 बंदे होंगे, हम मिलकर ऊंची आवाज़ में इकट्ठा बात करेंगे तो डेफिनेटली साथ वाले जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी इशू होगा। तो दैट इज़ इफेक्ट ऑफ सिनर्जी, के इकट्ठे होने से हमारी आवाज़ ज़्यादा हो गई। तो बच्चे ये एलिमेंट था कि व्हाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ विल चेक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी इधर तक अगर किसी को कोई इशू है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2 कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बच्चे, 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होंगी। नंबर 1 होगी नॉट फॉर प्रॉफिट। नाम से जाहिर है वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमने पढ़ा, हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में पढ़ा कि उनका कोई कलेक्टिव गोल होता है। गोल मतलब उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, उनका कोई मकसद है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होगा कि इन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाना। अब इन्होंने अगर प्रॉफिट नहीं बनाना तो इधर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये क्या करेंगे, ये क्यों मार्ज वजूद में आई, व्हाई दे एग्जिस्ट। सो इधर हमारा ये मतलब है कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन हम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, जिस काम के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, हम उस काम को फुलफिल करें। प्रॉफिट
होने का मतलब इधर ये है कि फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल जो फैक्टर है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, इंस्टेड हम फोकस करेंगे जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या फुलफिल करती है, सब मेंबर्स को प्रोवाइड हो रही है कि नहीं। इसकी एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ले लें, या अगर हॉस्पिटल्स के अलावा जो एनजीओज हैं डिफरेंट टाइप की, या वो चैरिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं लोगों की मदद करने के लिए, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जिनका मकसद ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाएं, बल्कि उनका मकसद ये होता है चैरिटीज़ का, हॉस्पिटल्स जो हैं उनका, या गवर्नमेंट के स्कूल्स, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल्स में पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल में चेक हो सकें, चैरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अब इधर इनका मकसद प्रॉफिट कमाना हरगिज़ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये बात कि इसका मकसद ये भी नहीं कि उनको प्रॉफिट नहीं होता, उनको प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी एक ज़बरदस्त जो थ्रू आउट आपके ACCA में या मोस्टली जो आप जिसके लिए काम करते हैं वो है कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, दे एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अब इसकी जो टाइप्स हैं फर्दर हम वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 इज सोल ट्रेडर। Number 2 is partnership, and number 3 is limited liability company. अच्छा बच्चे, कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली टाइप है इसमें है सोल ट्रेडर। अब इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सोल का मतलब होता है अकेला, एक बंदा। अब इधर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने डेफिनेशन में बताया कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हों तो ही ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो इधर एक अकेला बंदा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन आर दैट ऑर्गेनाइजेशन विच आर रन एंड ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसमें मजीद लोग नहीं होंगे। ये सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर जो है वो होगा, लेकिन इसके पास मजीद लोग भी काम कर रहे होंगे। आपने छोटी शॉप पर जाकर देखा होगा कि उधर एक इंडिविजुअल एक ओनर है, पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है ये, लेकिन उसके पास दूसरे मजीद लोग भी काम कर रहे होते हैं, उसके पास मजीद वर्कर्स अवेलेबल होते हैं। सोल ट्रेडर मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन एंड ओन्ड बाय ओनली वन individual, but there are also other persons available. Number 2 is partnership, where two or more than two individuals joins hand together for the sake of organization। जिधर दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप करें और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, that is known as partnership। इधर एक बंदा, इधर दो या दो से ज़्यादा बंदा मलकियत में आते हैं, ओनरशिप में आते हैं। द पॉइंट इज ओनरशिप, यू हैव टू चेक द एलिमेंट ऑफ ओनरशिप। एक बंदा, इधर दो या दो से ज़्यादा। एंड फाइनली नंबर 3 इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? इसमें याद रखिएगा कि ये वो कंपनीज हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है। ये हम अगले चैप्टर्स में जाके डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मकसद क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एक हम डिस्कस करेंगे FAB के सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये है कि कंपनी की एक अपनी शनाख्त होगी ओनर से अलहदा। अगर उसके ओनर्स हैं, उनका अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज़ होंगी। आप इधर ये याद रखिए कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इस कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है। अब इसके बाद बच्चे याद रखिएगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड नंबर 2 इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
तो बच्चे अभी हम प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर दूं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर वन, नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, ना हो तो नो इशू। इनका मकसद होता है कि जिसके लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जिस्ट की गई, अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए, उनकी नीड फुलफिल करने के लिए वो फुलफिल करेंगे। नंबर टू इज कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन इज सोल ट्रेडर, रन एंड ओन्ड बाय ओनली वन इंडिविजुअल। नंबर टू पार्टनरशिप, वेयर टू और मोर देन टू पर्संस जॉइन हैंड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नंबर थ्री इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में ओनर्स की लायबिलिटी लिमिट होती है। इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नंबर टू इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है। इधर तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन वो देख सकता है जी। आप 30 सेकंड के लिए स्क्रीन को जरा देखें। मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ डिस्कस करता हूं व्हाट इज प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जी जी बच्चे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी, एलटीडी मीन्स लिमिटेड, सीओ मीन्स कंपनी। and number two is public limited company। अच्छा बच्चे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी याद रखिएगा कि छोटे लेवल की कंपनीज हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आप सियालकोट सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके सियालकोट सिटी जो इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी है, फैसलाबाद, उधर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन लगी हैं। सियालकोट में सर्जिकल का, लेदर का, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, ग्लव्स का, ये तमाम काम हो रहे हैं। फैसलाबाद में आप देखते हैं कि कपड़े से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है। वो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे लेवल पर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, या फिर फैमिली ओन्ड कंपनीज, दैट इज नोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। याद रखिएगा स्मॉलर स्केल। अब स्मॉलर स्केल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये सोल ट्रेडर से भी छोटी है, सोल ट्रेडर से भी बड़ी है और टू सम एक्सटेंट पार्टनरशिप से भी बड़ी है। डेफिनेटली दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड से थोड़े से छोटे स्केल पर होगी। एंड नंबर टू, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है इसका, इसको समझने के लिए कि विच कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड विच कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी can not sell its share to general public। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने जो शेयर्स है उनकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकती, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। IPOs वगैरह जो आप लॉ के चैप्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे हम ये चीज़ें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर, अपने हिस्से की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकती, नॉर्मल पब्लिक को नहीं कर सकती। वाइल ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनीज, बड़ी कंपनी, बिगर स्केल, बड़े लेवल पर होंगी और दे कैन ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। भाई ये वो वाली कंपनीज हैं जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती हैं। ये वो कंपनीज हैं जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो एप्पल, सैमसंग, सुजुकी, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये तमाम, कोका कोला, पेप्सी, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनी हैं। अगर हम पाकिस्तान के लेवल पर देखें तो निशात,
आदमजी सीमेंट, इसी तरह PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये वो तमाम कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के लेवल पर, ये इंटरनेशनल लेवल पर, ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर सकती हैं। ये वो छोटी कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल्स हम अगर सियालकोट के लेवल पर देखें तो बेशुमार कंपनीज़ हैं, बेशुमार आपकी VIP वियर्स, आपकी हंसा, कंपाला इंडस्ट्रीज़, कैपिटल स्पोर्ट्स, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, ये बहुत फेमस पाकिस्तान की कंपनीज हैं जिन्होंने सियालकोट की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बेशुमार काम किया। लेकिन ये वो कंपनीज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड है, ये वो कंपनीज हैं जो पब्लिक लिमिटेड हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में क्लियर आ गया होगा। फाइनली वर्डिक्ट जो फाइनल दे रहा हूं, दे कैन नॉट सेल देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, दे कैन सेल देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब बच्चे नेक्स्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब ये बात होगी 2 बातों वाली। एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, उसकी आगे से 2 बातें, उसके फर्दर कॉन्सेप्ट की आगे से 2 बातें। बहरहाल हमें ये चीज़ें देखनी हैं, ये बड़ा इजी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो फर्दर 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 इज कोटेड और लिस्टेड कंपनी, नंबर 2 इज नॉन लिस्टेड और नॉन कोटेड कंपनी। बच्चे इसमें डिफरेंस बड़ा इजी है। कोटेड और लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनी में वो कंपनीज होंगी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हैं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी दुनिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जो पब्लिक कंपनी लिस्ट होगी, मतलब रजिस्टर्ड होगी उधर, उसको कहेंगे कोटेड और लिस्टेड कंपनी। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगी उसको हम कहेंगे नॉन लिस्टेड कंपनी। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप बच्चों को ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं और इंशाल्लाह अगर इसमें भी कोई इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट चैप्टर में है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बच्चे याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन दोनों को प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के साथ मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। प्राइवेट सेक्टर वो तमाम सेक्टर है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू ओन किया जाता है एंड रन किया जाता है। वो तमाम इश्यूज़ जो एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल मिलकर रन करते हैं, प्राइवेट लोग रन करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। जो हम नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंट वाले लोग, वो जो कंपनीज रन करते हैं, इधर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। वाइल वो कंपनीज जो गवर्नमेंट रन करती है एंड ओन करती है, उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। इसकी बड़ी बेहतरीन जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल ये है कि प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, वाइल पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जी एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों में गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज होंगी उनको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। इसकी एग्जांपल आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स, ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं। वापडा, पाकिस्तान रेलवेज,
PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये वो तमाम कंपनीज हैं जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टेक है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट रन भी करती है, ऑन भी करती है। इन तमाम लोगों को, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल को सैलरीज गवर्नमेंट की जानिब से जाती हैं, पब्लिक सेक्टर की जानिब से जाती हैं। वाइल अदर कंपनीज की एग्जांपल मैं आपको बड़ी डिटेल में दे चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर की आपको लास्ट टाइम बताया मैंने, एप्पल, सैमसंग, लोकल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब मकसद ज़्यादातर मोस्टली प्रॉफिट मेकिंग ही होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कैन बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चैरिटीज़ आ सकती हैं, या वो सेक्टर भी आ सकता है कि जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसने प्रॉफिट ही कमाना है, इसका मकसद नॉन प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है। चैरिटीज़, लोकल बॉडीज़, ये वो वाली कंपनीज हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पब्लिक सेक्टर का मकसद, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मोटिव अपने गवर्नमेंट का मोटिव, अपने जो रियाया है, अपने जो लोग हैं, उसके जो सिटीजन हैं उनकी खिदमत करना है। आर्मी का मकसद क्या है? सेफ्टी, अपनी कंट्री की सेफ्टी करना, एक्सटर्नल सेफ्टी। पुलिस इंटरनल मामला को डील करती है। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो मरीजों को, पेशेंट्स को देखते हैं। इसी तरह रेलिवेंट जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिविजुअल्स की मदद के लिए, हेल्प के लिए उनकी मौजूद होते हैं। वाइल प्राइवेट सेक्टर का मकसद दोनों हो सकता है, कैन बी प्रॉफिट मेकिंग, कैन बी नॉन प्रॉफिट मेकिंग। जी बच्चे, ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट था जो हमने देखा कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज नॉन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी, दो बड़े इंपॉर्टेंट टाइप की कंपनीज हैं। नंबर 1 इज NGO, नंबर 2 इज कोऑपरेटिव कंपनीज। जी बच्चे, NGO एक वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाली कंपनी है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अब इधर आपका ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO। तो बच्चे याद रखिएगा, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता और एज वेल एज साइमल्टेनियसली ये इसका लिंक्ड भी गवर्नमेंट से नहीं होता। नॉन लिंक्ड विद गवर्नमेंट, नो लिंक विद गवर्नमेंट, यानी कि NGO वो वाली कंपनीज होंगी जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग होंगी लेकिन गवर्नमेंट से भी लिंक्ड नहीं होंगी। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, लोगों की मदद करना है, लेकिन ये गवर्नमेंट से रन एंड ऑन नहीं की जाती। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स का मकसद क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा कि ये रन एंड ओन्ड बाय मेंबर्स, जो इसके मेंबर होते हैं वही इसके मालिक होते हैं, वही इसको रन भी करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। जो लोग इसको रन कर रहे होते हैं उनकी ही नीड्स को फुलफिल करना इनका मेन एलिमेंट है, मेन मोटिव। इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मकसद होता है कि ये अपने मेंबर्स की नीड फुलफिल करें। ऑब्जेक्टिव इज टू मीट नीड ऑफ ओनर्स, कैन बी शेयर प्रॉफिट। बच्चे याद रखिएगा, ये डेमोक्रेटिकली रन एंड ओन्ड की जाती हैं, डेमोक्रेटिकली ओन की जाती हैं ओनर्स की जानिब से। अब बच्चे इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कोऑपरेटिव कंपनीज को कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। ये प्रॉफिट भी कमा सकती है, प्रॉफिट नहीं भी कमा सकती, लेकिन इसका मकसद है कि जो इसके ओनर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना। यूके में बड़ी फेमस कोऑपरेटिव कंपनी, ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन लोग मुख्तलिफ सेक्टर से, बैंकर्स, डिफरेंट सेक्टर जो हैं उससे इन्वॉल्व हैं इस कोऑपरेटिव कंपनी में। क्या मकसद है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके फ़ायदे के लिए। बच्चे याद रखिए कि जो प्राइवेट कंपनी है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, वो प्रॉफिट कमाती है
लेकिन जो एनजीओ है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका मकसद अपने जिस मकसद के लिए वो बनाई गई, अब हॉस्पिटल गवर्नमेंट का किसके लिए बनाया गया कि जनरल पब्लिक की वेलफेयर, लेकिन इधर कोऑपरेटिव में जनरल पब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर कॉन्सेप्ट है इसके मेंबर्स, कोऑपरेटिव कंपनीज में जो मेंबर होंगे उनके फायदे के लिए काम करेगी। ये बात याद रखिएगा, इस तरह डिफरेंशिएट आपने करना है। आज के टॉपिक में हमने जो मेन चीज़ें देखी उसमें मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनीज ऑपरेट करती हैं। जी बच्चे, डिफरेंट सेक्टर हैं जहां पर कंपनीज ऑपरेट कर सकती हैं। जनरल कुछ मैंने मेंशन कर दिए। नंबर 1 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी इससे इन्वॉल्व है। नंबर 2 माइनिंग, आप ज़मीन से कोई चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज मादनियात वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप उस सेक्टर में जा सकते हैं। नंबर 3 फाइनेंस, हम जो अकाउंटेंट्स टैक्स से रिलेटेड लोग हैं, टैक्सेशन में या ऑडिट से रिलेटेड लोग हैं, वो वाली फील्ड। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस सेक्टर में जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है एंड सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जैसे प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम सेक्टर हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी डिफरेंट सेक्टर हो सकते हैं। अब बच्चे हम देखते हैं कि कंपनीज डिफ़र कैसे करती हैं एक दूसरे से। डिफ़र कंपनीज किन एस्पेक्ट में कर सकती हैं। नंबर 1 इज़ ओनरशिप। जी बच्चे, अब कंपनीज डिफरेंट कंपनी करती हैं, कंपनीज वेरी करती हैं डिफरेंट थिंग्स में। नंबर 1 इज ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये है कि कंपनी को ओन कौन करता है। ओन कौन करता है, आपने पहले पढ़ा सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, कोऑपरेटिव्स, एनजीओज, डिफरेंट टाइप की ओनरशिप है, मुख्तलिफ किस्म के लोग उसको ऑन करते हैं। सो ओनरशिप में वो डिफर कर सकती हैं। नंबर 2 एक्टिविटीज़। उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, अभी आपके साथ ये स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है जिसमें ये लिखा है कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, माइनिंग, फाइनेंस से ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट टाइप की उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। नंबर 3 फंडिंग में वो डिफर कर सकती हैं, उनको रिसोर्सेज, उनको फाइनेंस किधर से आ रहा है, पैसे उनको किधर से आ रहे हैं, इस सेंस में वो डिफर कर सकती हैं। नंबर 4 साइज। उनका साइज, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, स्मॉल स्केल, बिगर स्केल, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। एंड नंबर 5 लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी है या लिमिटेड लायबिलिटी है, इन तमाम चीज़ों में ये कंपनीज डिफर कर सकती हैं। सो बच्चे, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, हल्का सा आपको बता दूं टोटल चैप्टर कि इसके समरी क्या है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन देखा, इसकी डेफिनेशन देखी, आपने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि 3 एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं। देन आपने इसकी नीड देखी कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों आई। देन आपने इसकी टाइप्स देखी, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स में आपने देखा कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग है। फर्दर आपने इसमें देखा कि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं। उसके बाद आपने प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर,
इसको देखा, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के साथ। उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ देखी कि कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं एंड फाइनली आपने ये देखा कि कंपनीज़ एक दूसरे से डिफ़र कैसे करती हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और ये सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है। अगर किसी किस्म का कोई इशू आए आप हमारे ईमेल पर एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।